हेलो एवरीवन, स्वागत है द नेशन ग्रिप प्लेटफॉर्म में। मैं रोशन कुमार आज आपको जो हमने 3 क्लासेस खत्म की है 1773 से लेके 1853 तक जो भी अधिनियम पढ़ाया है उसका थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है कि के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में संपूर्ण ब्रिटिश के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में संपूर्ण मतलब पूरा ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। तो इसमें आपको आंसर करना है वह है 1800। हमने पढ़ाया है आपको कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें ब्रिटिश यह अधिनियम लाया था जिसमें मद्रास, बंगाल तथा बंबई ये तीनों को मिलाकर एक गवर्नर जनरल में निहित शक्ति कर दी गई थी तथा उसको यह संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति इसी अधिनियम के तहत दिया गया था। व्याख्या देखते हैं तो इसमें कहा गया है, देखिए कि 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें देखिए हमने बढ़ाया आपको कि 1833 के जो चार्टर अधिनियम है उसमें भारत में ब्रिटिश को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हित किया है तथा इसने गवर्नर जनरल को भारत के संपूर्ण मतलब पूरा क्षेत्र जो ब्रिटिश के जितने भी क्षेत्र थे उसके संपूर्ण क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रशासन के केंद्रीकृत कर दिया गया। मतलब 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसमें सेंट्रलाइजेशन की शक्ति भारत गवर्नर जनरल में निहित थी। यानी आगे लिखता है कि इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक मतलब व्यापार की गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया गया तथा पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। मतलब 1833 का जो अधिनियम है इसमें जो कंपनी जो व्यापार करती थी उसको समाप्त कर इसको पूर्ण रूप से विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय के रूप में बना दिया गया। फिर देखिए आगे लिखता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया जिसके केंद्रीयकरण पर और अधिक बल दिया गया। हमने पहले बताया आपको कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू किए थे। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसमें यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वह अधिनियम है जिसके तहत चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो आप इसका आंसर बताना है आपको। वह आंसर है 1833। वह आंसर है 1800। इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या देखिए, देखिए 1833 के चार्टर्ड एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार उसको मिला था उसको समाप्त कर दिया गया तथा इस मतलब यह अधिनियम
ईस्ट इंडिया कंपनी को मामले को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर्ड अधिनियमों को श्रृंखला में से एक था। उसी के श्रृंखला में से एक अधिनियम यह भी था। फिर नेक्स्ट लिखता है कि इस अधिनियम में कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को अंत की शुरुआत की तथा प्रशासनिक पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। हमने पहले ही बता दिया ये पॉइंट। फिर आगे देखिएगा तो इसमें कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति जारी रखने के लिए अनुमति दी गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार के सख्त नियंत्रण के तहत। बस ये सारे चीज हमने पढ़ा दिया। आप देखिए, जाइए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, सारे चीज पढ़ाए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, इसमें लिखा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सीधा आंसर है 1784। हमने आपको पढ़ाया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया है। इसका क्या क्या प्रावधान है वो सारे, इसका प्रावधान आप हमारे YouTube चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे सारे मिल जाएंगे। इसका व्याख्या देखते हैं तो इसमें हमने पढ़ाया है आपको, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यह कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को बीच का अंतर करता है। मतलब व्यापार और राजनीतिक जो पावर है उसको बीच में ये अलग करता है। इसने निर्देशकों के न्यायालय को वाणिज्यिक मामलों को प्रबंध करने की अनुमति दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों में प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड का नामक एक नया निकाय बनाया गया था। इसी अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड नामक एक नया निकाय बनाया गया था। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम के जो संस्था था, इसी अधिनियम के तहत बनाया गया था। फिर आगे लिखता है कि व्यवस्था, इसने नियंत्रण बोर्ड को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के नागरिक और सैन्य सरकार या राजस्व इस सभी कार्यों की निगरानी और निर्देश करने के अधिकार दिया गया। आगे है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को कारणों से महत्वपूर्ण था। सबसे पहले भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर पहली बार भारत के ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। 1784 का जो अधिनियम है, इसी में कहा गया है कि जो भी ब्रिटिश का जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है, उसको कंपनी का जो एरिया है उसको पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति 1784 के अधिनियम के तहत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसमें कहा गया है क्या कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वह अधिनियम है जिसमें व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसका आइए व्याख्या देखते हैं। तो इसमें देखिए, ये सारे अधिनियम हमने आप सभी को पढ़ा दिया। जाइए हमारे YouTube चैनल पे विजिट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमने इसमें पढ़ा दिया है। तो और यहाँ पे देखिए लिखता है क्या कि इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की प्रभुत्व पर जोर दिया तथा नेक्स्ट पॉइंट में लिखता है कि कंपनी के शासन को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो 1813 का जो अधिनियम है, इसमें कंपनी ने आगे 20 वर्षों तक व्यापार करने का एक अधिकार बढ़ा दिया गया। ये लिखता है चाय, अफीम, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर उनका व्यापार एकाधिकार को समाप्त हो गया था। मतलब चाय और अफीम तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ये सारे व्यापार छोड़कर उनका व्यापार एकाधिकार को समाप्त हो गया। इसके देखिए आगे लिखता है कि इसने स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर एक कर लगाने का अधिकार दिया गया। इसके तहत क्षेत्रीय जो सरकार थे उसको कर लगाने का अधिकार तथा कर न भुगतान करने पर उसे दंड देने का अधिकार 1813 के अधिनियम के तहत ये सारे प्रावधान किए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है
हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से चीन के व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त हुआ था? आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने पढ़ा दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से चीन के व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त हुआ था। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या देखते हैं। तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ईर्ष्यालु संरक्षित एकाधिकार को अंततः समाप्त कर दिया गया और चीन व्यापार को खोल दिया गया। चीन व्यापार उन दर्जनों ब्रिटिश कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में शामिल था जो सरकार और संसद के सदस्यों की पैरवी में वर्षों से मुक्त व्यापार कर रही थी। फिर आगे लिखता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के अंत के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अफीम यातायात दक्षिण चीन में कुछ ब्रिटिश कंपनियों के लिए एकमात्र लाभदायक व्यवसाय बदल गया। 1830 ईस्वी में अफीम ने चीन के पूरे काले बाजार में बाढ़ ला दी और अनिवार्य रूप से चीन सरकार के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण बना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।